भटनागर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायो मंत्र में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा बोर्ड पे, आज हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल को और किस नाम से जानते हैं, ये इसका इंग्लिश नेम है। ठीक है, और बात करें हिंदी नेम की तो प्रोकैरियोटिक सेल को असीम केंद्रकी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? असीम केंद्रकी। और इसको जानते हैं ससीम केंद्रकी। ध्यान रखिएगा, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, असीम केंद्रकी और ससीम केंद्रकी। ठीक है, असीम केंद्रकी को तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं और ससीम केंद्रकी को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। पिछली वीडियो में आप सभी को पता होगा कि हमने कोशिका के बारे में पूरी डिटेल से अच्छी तरीके से उसका इंट्रोडक्शन देखा है, उसका सिद्धांत देखा है। वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लक्षण यहाँ पे तीन पारियों में पढ़ेंगे। देखिए, लक्षण है, प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, तो बारी बारी से इनके बारे में एक एक पॉइंट को जानने वाले हैं हम। बिल्कुल आपका ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। अगर आपके पास में नोटबुक और पेन अगर नहीं है तो आप उनको लेके जरूर बैठे ताकि आप नोट डाउन कर सके। चलिए, सबसे पहले देखते हैं उदाहरण जाने हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल के और यूकैरियोटिक सेल के। तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं जीवाणु, साइनोस जीवाणु, या हम कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, नील हरित शैवाल भी इसी के ही अंदर आता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से उदाहरण है। जीवाणु है, साइनो जीवाणु है, नील हरित शैवाल है और माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। तो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इसकी। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके से इसका कौन कौन से उदाहरण हो जाते हैं हमारे पास में। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए पादप, सभी पादप, जंतु व कवक आपके पास में क्या है? यूकैरियोटिक सेल से। क्या है? यूकैरियोटिक सेल से। ध्यान आपको ये देना है कि केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। किसके आधार पर भाई? न्यूक्लियस केंद्रक के आधार पर हम कोशिका के कहां पढ़ रहे हैं? प्रकार पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है हमारे पास में कोशिका के आकार की, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कितना होता है। तो देखिए, कोशिकाओं के आकार की हम देखें प्रोकैरियोटिक के अंदर तो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का आकार इनका देखने को हमें मिलता है। कितना? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का। आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, और यूकैरियोटिक सेल में आपको दिख रहा है 5 से 20 माइक्रोमीटर तक इनका आकार होता है। आगे बात करें हम प्रोकैरियोटिक सेल में, देखिए यहां से लक्षण तीसरे नंबर का हमारे पास आता है कोशिका भित्ति। आप सभी को पता होगा, जब भी हम किसी भी जीव की या पादप की कोशिका को देखते हैं तो उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम जानते हैं कोशिका भित्ति के नाम से, कोशिका सेल के नाम से। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? अगर पाई जाती है तो किसकी बनी होती है? चलिए देखिए, कोशिका भित्ति, देखिए जीवाणु, साइनो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, इन सब के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति बनी होती है। क्या दोस्तों? पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए, आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर। हम देखें तो देखिए, पादप, कवक, जंतु, अगर इनके अंदर सेल और कोशिका भित्ति पाई जाती है तो किसकी बनी होती है? देखिए, पादपों के अंदर देखिए तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या दोस्तों? जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बात करें कवकों के अंदर बात करें तो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। कवकों की कोशिका किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, पादप की कोशिका किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। बात करें आगे कोशिका झिल्ली की। कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर की साइड में एक और झिल्ली पाई जाती है जिसको हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। एक और परत पाई जाती है जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और ये झिल्ली अगर पाई जाती है तो किसकी बनी होती है? और देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम बात करें तो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटीन और वसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? प्रोटीन। जो प्रोटीन और वसा की कोशिका झिल्ली दोनों के अंदर पाई जाती है, चाहे हम यूकैरियोटिक की बात करें या फिर प्रोकैरियोटिक की बात करें। बात करते हैं और काफी ज्यादा हमारे पास में यहाँ पे कोशिकांग आ जाते हैं।
काफी सारे कोशिकांग आ जाते हैं। देखिए जब हम कोशिका भित्ति से गुजरते हैं तो कोशिका झिल्ली मिलती है, हमारे सामने आता है, और कोशिका झिल्ली से जब हम गुजर जाते हैं मुसीबतें हैं एक तरीके से, ठीक है। देखिए कोशिका भित्ति सबसे हार्ड, उसके आगे चलेंगे तो बिल्कुल कुछ थोड़ा सा जो है लचीली नॉर्मल जो हमें कोशिका झिल्ली मिलेगी, और कोशिका झिल्ली के बाद में हमें समुद्र मिलेगा, और उसी समुद्र को किस नाम से जानते हैं? कोशिका द्रव्य के नाम से। किस नाम से? कोशिका द्रव्य के नाम से। तो कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलते हैं। देखते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या या किस तरीके की पोजीशन हमें देखने को मिलती है और यूकेरियोटिक के अंदर कैसी मिलती है। देखिए कोशिकांग की बात करते हैं, सबसे पहले ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक के अंदर उपस्थित होती है और पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। और इन्हीं ER पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। बात करते हैं इधर यूकेरियोटिक के अंदर, तो उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? उपस्थित होता है, जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। लवक, नेक्स्ट लवक की बात करते हैं। अब लवक यहाँ पे देखिए जो प्रोकैरियोटिक है इनके अंदर तो अनुपस्थित होता है लवक, प्लास्टिड जिसको हम बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर तो अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर ये उपस्थित होता है। और उपस्थित होता है तो काम क्या करता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में लवक मदद करता है। दूसरी चीज स्टार्च, फैट, वसा जो होती है, ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, इन सभी को इकट्ठा करने का काम किसका होता है? लवक का होता है। गोल्जी का है नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में। नेक्स्ट कोशिकांग आता है जो कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है, तो अनुपस्थित होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। बात करें यूकेरियोटिक की, यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है जो कि पदार्थों के संचय करने का काम करता है, पदार्थों को परिवहन कराने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय करता है। बात करें लाइसोसोम की, जिसको हम कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक अगर हम बात करें तो उपस्थित होती है, और पाचन और विघटन का काम ये करती है, पाचन और विघटन का काम ये करती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में जाता है 6 नंबर का, जो कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तो उसका नाम क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं। क्या नाम है? सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं। बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती है। कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। लेकिन यूकेरियोटिक की मैं जब बात करता हूं तो इसमें क्या पाई जाती है? सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, मतलब उपस्थित होती है, और ये काम करती है कोशिका का निर्माण करना। जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसका निर्माण करने का काम किसका है? सूक्ष्म नलिकाओं का काम है। किसका नाम है? सूक्ष्म नलिकाओं का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या है? सेल वॉल का निर्माण करना। मैंने बताया था आपको सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है, जो लेयर है, जो परत है, उसको हम सेल वॉल, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राइबोसोम हमारे पास में जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम में किसके ऊपर पाया जाता है? ये देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ER के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो देखिए, एक तो होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी में क्या होगा? राइबोसोम उपस्थित होगा, चिकनी में जबकि राइबोसोम उपस्थित नहीं होगा। बात करें राइबोसोम, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 40 + 30S 2 इकाइयां होती है इसके, 40 + 30S कितनी होती है? 40 + 30S 2 इकाइयां होती है, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 60 + 40S, ठीक है, 60 + 40S आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है, 60 + 40S 80S प्रकार का, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, आज यहां से देखते हैं। देखिए जब हम आउटर मोस्ट लेयर की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति आ जाता है, जस्ट उसके अंदर चलते हैं तो कोशिका झिल्ली आ जाता है, जस्ट कोशिका झिल्ली के अंदर चलते हैं तो कोशिका द्रव्य के अंदर हमने काफी सारे ऑर्गन पढ़ लिए हैं, और उसके बाद में जो और अंदर चलते हैं हम गुफा में चलते हैं, ठीक है। तो गुफा में जाने के बाद आपको मिलता है एक केंद्रक। क्या मिलता है? एक केंद्रक, और उसी केंद्रक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए
5वें नंबर पे मैंने कोशिका की बात की थी। 6 नंबर पे मैं बात करता हूं आपसे केंद्रक की। ठीक है, केंद्रक की। अब केंद्रक की क्या क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली की बात करने वाले हैं। किसकी? केंद्रक झिल्ली की बात करने वाले हैं। केंद्रक झिल्ली, देखिए केंद्रक झिल्ली आपकी जो प्रोक्यूरेटिक होते हैं इनके अंदर तो अनुपस्थित होती है। कैसी होती है? अनुपस्थित। जबकि इनके अंदर उपस्थित होती है, और उपस्थित होती है तो कैसी होती है? दोहरी झिल्ली युक्त। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली युक्त होती है इसमें। जबकि इसमें दोहरी झिल्ली युक्त नहीं होती है, मतलब अनुपस्थित होती है। ठीक है, पाई नहीं जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट केंद्रक झिल्ली की हमने बात कर ली। इसी के अंदर एक और ऑर्गन पाया जाता है, एक और कोशिकांग पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं केंद्रिका के नाम से। क्या दोस्तों? केंद्रिका के नाम से। चलिए देखिए केंद्रिका की बात करते हैं। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे अनुपस्थित होती है, यहाँ पे अनुपस्थित होती है, यहाँ पे उपस्थित होती है, यूकेरियोटिक के अंदर उपस्थित होती है। और ये जो है आपके टीआरएनए का निर्माण करती है। टीआरएनए का संश्लेषण कौन करती है? तो केंद्रिका करती है। ध्यान दीजिए। आगे इसी केंद्र के अंदर एक मोस्ट पावरफुल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। किसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। और इसी आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर आप अगर कोई भी काम करते हो, खराब काम, ठीक है, चोरी डकैती, ठीक है, और लूटामारी, तो आपका जो है यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर ही आपका टेस्ट किया जाता है, जो कि प्रोक्यूरेटिक में तो अनुपस्थित होता है। जब ये कोई भी रोग कर देता है तो इसमें इतना आसानी से हमें पता नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रासायनिक पदार्थ जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसका हमें इतनी आसानी से पता नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए आरएनए दोनों में से एक ही होता है, और वो बिखरा हुआ होता है, सबसे बिखरा हुआ होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में क्या होता है? बिखरा हुआ होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे बात करें हम तो केंद्रक झिल्ली से बंद होता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली में बंद होता है। ठीक है, बंद होता है, ध्यान रखिएगा, केंद्रक झिल्ली में पाया जाता है। इसीलिए हम यहाँ से आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा किस तरीके का ब्लड ग्रुप इसके अंदर है, और कौन डकैत है, कौन चोरी सिकारी कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास में 4th पॉइंट, स्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर पाई जाती है। गुणसूत्र जो होते हैं उन पर ही पाई जाती है स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, गुणसूत्र बने होते हैं इससे। ठीक है, गुणसूत्रों की बात करें हम तो स्टोन गुणसूत्र जो है यहाँ पे तो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होते हैं तो क्या काम करते हैं? देखो गुणसूत्र, स्टोन प्रोटीन गुणसूत्रों को जोड़ने का काम करते हैं। कौन जोड़ता है? गुणसूत्रों को स्टोन प्रोटीन जोड़ने का काम करता है। आगे बात करते हैं यहाँ से गुणिता प्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी है या मोनोप्लॉइडी है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम बात करें तो किस तरीके का हो जाएगा? यहाँ से अगुणित मतलब मोनोप्लॉइडी। ठीक है, एन प्रकार का ये जो है इसमें गुणसूत्र पाए जाएंगे। और बात करें इधर तो अगुणित व द्विगुणित एन प्रकार का प्लस 2n प्रकार का, दोनों प्रकार के यहाँ पे गुणिता पाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 8वें नंबर पे कशाबिका की बात करते हैं। ठीक है, मतलब फ्लेजिला की बात करते हैं। ठीक है, फ्लेजिला और सीलिया दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो अति सूक्ष्म प्रकार के पाए जाते हैं, अति सूक्ष्म बाल नुमा संरचनाएं पाई जाती है, और यहाँ पर सूक्ष्म प्रकार के। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूक्ष्म प्रकार के, जबकि यहाँ पर अति सूक्ष्म प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो पाई जाती है आपके सीलिया, और यहाँ पर पाई जाती है फ्लेजिला। बात करें 9वें नंबर पे बात करें तो कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन में 2 तरीके से होता है, एक तो असूत्री प्रकार का, और एक होता है यहाँ पे देखो 3 तरीके का होता है। एक तो असूत्री, एक होता है समसूत्री व अर्धसूत्री। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखिए प्रोक्यूरेटिक के अंदर तो असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन, जबकि यूकेरियोटिक के अंदर समसूत्री व अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन यहाँ पर पाया जाता है। 10वें नंबर पे बात करें हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसमें तो होता है अनुपस्थित, इसमें लैंगिक जनन, प्रोक्यूरेटिक में तो क्या होता है? अनुपस्थित होता है।
प्रोकैरियोटिक में तो अनुपस्थित होता है। जबकि हम बात करें यूकेरियोटिक की, यूकेरियोटिक जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर लैंगिक जनन उपस्थित होता है, लैंगिक जनन उपस्थित होता है। ठीक है, यह है प्रोकैरियोटिक और यह है यूकेरियोटिक। यहां से देखिए नेक्स्ट नंबर पे हम जनन देख लिया हमने और लैंगिक जनन हो गया। अब आता है श्वसन। श्वसन तो प्रोकैरियोटिक के अंदर तो श्वसन होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, जबकि यहां पर होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ये होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा, जबकि यहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारा केंद्र के आधार पर कोशिका के प्रकार, जो कि आपको याद हो गया होगा अच्छी तरीके से। और आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी डिटेल क्या क्या है, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हम डिटेल से डायग्रामेटिकली आपको पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल बने रहिएगा इसी तरीके से। फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी लोगों को